नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल। तो मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले के सभी टॉपिक हम लगभग पूरे कर चुके हैं। महाजनपद, बौद्ध धर्म, ठीक है, इसके अलावा वैदिक धर्म, जैन धर्म, ठीक है, धर्म से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन थे वे सारे के सारे कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी क्वेश्चन जो है इन सभी टॉपिकों से हम सारे के सारे क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे मौर्य काल और मौर्य के बाद का काल जिसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। उसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल रह जाएगा आपका। इसके अलावा विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमण और दक्षिण भारत के राज्य यानी कि चोल वंश वगैरह रह जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है बहुत जल्द हम लोग जो है पूरा करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल के जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जितने भी आपके जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ जो है आपको पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी सभी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। कहां पर भाई? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल, SANSAR, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है आपका परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूट कर उल्लेख, छूट का उल्लेख इनमें से किसमें दिया गया है? बताओ भाई, छूट का उल्लेख, ठीक है। इनके कुल मिलाकर जो है आपका क्या कहा गया इसमें? प्रतिहारों यानी राजकीय जो मांग हुआ करती थी और दावे, जो दावे हुआ करते थे, दावों से छूट का उल्लेख इसमें से किसमें दिया गया है? यानी किसमें दिया गया? अशोक के सारनाथ अभिलेख में, स्तंभ अभिलेख में, या फिर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, या इसके अलावा सी में दिया गया गौतमी पुत्र सतकर्णी का एक अभिलेख, और डी में दिया गया आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो बताओ भाई कौन से ऐसा अभिलेख है जिसमें छूट प्रदान या छूटों का उल्लेख किया गया है, दावों से छूटों का उल्लेख किया गया है या राज्य की मांगों का उल्लेख उसमें किया गया है? देखो भाई, जो उल्लेख किया गया है छूटों का, ठीक है, वो आपका जो देखो ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि दी गई थी, करमुक्त भूमि दी गई थी, उसका उल्लेख जो किया गया है वो आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में इस बात की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है जी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो अभिलेख है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो है छूट और करों से इसमें आपका क्या दी गई थी? छूट प्रदान की गई थी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने कौन सा है। दूसरा जो क्वेश्चन है आज का वो रहेगा आपका वासव दत्ता और रावण वध के रचयिता कौन थे? बताओ भाई, वासव दत्ता जो पुस्तक थी, वासव दत्ता जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? वासव दत्ता और रावण वध, दो ये पुस्तकें थी, इन दोनों के रचयिता कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है जी। वासव दत्ता की अगर मैं बात करूं तो ये एक संस्कृत का नाटक है। वासव दत्ता जो है ये एक संस्कृत का नाटक है जिसकी रचना सुबंधु के द्वारा की गई थी, सुबंधु के द्वारा की गई थी, सुबंधु के द्वारा की गई। रावण वध की रचना भट्टी के द्वारा की गई। तो कुल मिलाकर आपका कौन सा? बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यूजीसी नेट आपका 2020 में आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है जी। निम्नांकित में से उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कुल मिलाकर उनके कालक्रम को मिलाना है कि सबसे पहले कौन सा राजा बना, उसके बाद कौन शासक बना, कुल मिलाकर इनके काल आपको मिलाने हैं। सबसे पहले दिया गया है गोंडोफर्नीज, गोंडोफर्नीज, इसके अलावा मिनांडर दिया गया है, मिनांडर दिया गया है, और रुद्रदामन दिया गया है, और सबसे बाद में आपका डी पर दिया गया आपको कौन सा भाई? चट्टन, या इसको चेट्टन भी आप कह सकते हैं, चट्टन या चेट्टन भी इसको कहा जा सकता है। मिनांडर की मैं बात करूं तो ये यूनानी शासक है। गोंडोफर्नीज की बात करें तो पहलव या पार्थियन वंश का शासक है। और चेट्टन की अगर बात करें तो एक आपका वंश था भाई आपका कर्दमक वंश उससे संबंधित है। और रुद्रदामन की बात करें तो ये आपका शक वंश का शासक है। तो इनका सही मिलान अगर करना हो आपको तो सबसे पहले आपके हिंद पहलव आएंगे, हिंद पहलव में यानी कि कुल मिलाकर मिनांडर आएंगे, ठीक है, मिनांडर आ जाएंगे, मिनांडर आ जाएंगे। और मिनांडर के बाद में आपके कौन आए थे भाई? पहलव आए थे, पहलव आए थे, यानी कि कुल मिलाकर गोंडोफर्नीज आएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो आपके चेट्टन आ जाएगा, और सबसे बाद में आएगा भाई आपका रुद्रदामन नंबर 4 पर, रुद्रदामन नंबर 4 पर आएगा। तो देखो भाई सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? बी, यानी कि मिनांडर। दूसरे नंबर पर गोंडोफर्नीज आएगा। तीसरे नंबर पर अगर बात करूं तो चट्टन आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आ जाएगा गोंडोफर्नीज। तो कुल मिलाकर आपका बी सबसे पहले है, उसके बाद ए है। तो बी, ए, डी और सी, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बी ऑप्शन आपका इसमें सही
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आप लोगों के सामने। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका भारतवध यानी कि भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त होता है। बताओ भाई, भारतवर्ष के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है उसको भरतवर्ष के नाम से जाना गया है। तो किस अभिलेख में उसकी जानकारी मिलती है? कौन सा वो अभिलेख है जो सबसे पहले भारतवध के बारे में जानकारी प्रदान करता है? जी, कौन सा वो अभिलेख है जिसके बारे में इस बात की जानकारी मिलती है? देखो भाई, एक अभिलेख मिला था आपका, खारवेल शासक थे, एक खारवेल शासक थे, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। कहाँ से? आपका कलिंग यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र से। ठीक है जी, हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है, भारतवर्ष की जानकारी मिलती है या भारतवध की, भारत भरतवध भरतवध की जानकारी प्राप्त होती है भाई। ठीक है, भारतवर्ष या भरतवध, इसी में आपका वश, इसी में नाम लिखा हुआ है। चलिए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, नासिक गुहा संख्या 10 यानी कि नासिक में जो गुफा संख्या 10 है, 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निवि पर ब्याज दर थी। अक्षय निवि पर ब्याज दर थी। बताओ भाई, अक्षय निवि पर कितनी ब्याज दर थी सातवाहन वंश के समय? सातवाहन और शक वंश के समय अक्षय निवि अक्षय निवि अक्षय निवि पर कितना आपका क्या था भाई, कितना कर लगा या कितना कर उस समय लगता था? है जी, ब्याज दर क्या थी, ये आपको इसमें बताना है भाई। बताओ फटाफट, क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर आएगा भाई। क्या इसका सही आंसर होगा? बताओ जी। चलिए भाई, देखते हैं। देखिए भाई, नासिक गुहा अभिलेख जो है, नासिक गुहा अभिलेख में नासिक गुहा अभिलेख में गुहा संख्या 10 जो दी गई है, उसका जो अभिलेख है उसके अनुसार शक और सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा, शक और सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो कर निर्धारित किया गया था, जो कर लगाया गया था, वो लगाया गया था आपका 9 से 12%। कितना भाई? 9 से 12% कुल उपज का अक्षय निवि पर ब्याज, अक्षय निवि पर ब्याज जो लगाया गया आपका, वो लगाया गया भाई किसका? 9 से 12%। अक्षय निवि मतलब उपजाऊ जो भूमि, सॉरी, ठीक है, जो भूमि हुआ करती थी। ठीक है, तो उस पर लगा आपका 9 से 12% इस पे कर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, 2020 में आया है आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट में। इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? यानी कि कौन सा वो प्राचीन ग्रंथ है हिंदू धर्म से संबंधित जिसमें आपको क्या भाई, तलाक की जानकारी प्राप्त होती है? तलाक की जानकारी प्राप्त होती है। तलाक की जानकारी कौन कौन से अभिलेखों से प्राप्त होगी, ये आपको बताना भाई। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि कौन से अभिलेख में तलाक की जानकारी हमको प्राप्त होती है। देखो भाई, तलाक की जानकारी के बारे में वैसे तो आपको हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें तलाक का उल्लेख किया गया हो, जिसमें तलाक का उल्लेख किया गया हो, बल्कि ये कहा गया है कि एक बार जब शादी हो जाए तो आपको इंसान को जीवन भर जो है एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में रहना है। ठीक है, शादी के बाद। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है, एक पुस्तक ऐसी है जो आपकी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, इसमें तलाक का उल्लेख किया गया है। यानी कुल मिलाकर आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मानव धर्मशास्त्र, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में किसी प्रकार के तलाक का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई सी। तो ये दिया गया आपका डी में, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान सा है। वैसे तो यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। और भाई देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, यूपी पीजीटी का जो आपका एग्जाम होना था 17-18 जून को, वो आपका कैंसिल हो चुका है और अगस्त के अंतिम सप्ताह में उस एग्जाम को अब जा कराया जाएगा। तो आपको जो है तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल गया है। जो पीजीटी और टीजीटी के बच्चे हैं उनको अभी 2 महीने के आसपास और मिल गए हैं। 2 महीने बाद उनका एग्जाम होगा, लेकिन नेट का आपका आपके समय पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। और इतिहास का जो पेपर होगा, हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है आपका यूजीसी नेट का, वो आपका 28 जून को होगा भाई, 28 जून को होगा। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताओ भाई, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक है और इसमें इसमें विविधता अध्यक्ष का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विविधता अध्यक्ष जो किया गया है भाई, विविधता यानी चारागाह, चारागाह, ठीक है, चारागाह, चारागाह जो होते थे, जानवरों को चुवाने का जो खेत वगैरह जो होते थे, चारागाह, उनका जो प्रमुख हुआ करता था, उसके अध्यक्ष को ही विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। उसी के अध्यक्ष को विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। बताओ भाई, राज्य के द्वारा कितने अध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए, इस बात की जानकारी अर्थशास्त्र में दी गई है। और अर्थशास्त्र में इस बात की जानकारी दी गई, तो कितने अध्यक्षों का उल्लेख इसमें किया गया है ये आपको बताना भाई, कितने अध्यक्षों का उल्लेख इसमें किया गया है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा भाई फटाफट, इसका क्या आंसर सही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए भाई। देखो भाई, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र में 32 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। कितने भाई? 32 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। 32 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन में आपका 25, 22 और 29, इसके अलावा 27 दिया गया है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन इसमें कोई सा भी सही नहीं है। आप ई ऑप्शन इसका बना सकते हैं, ई ऑप्शन आप इसका बता सकते हैं। और 32 इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? 32 सही आंसर होगा। तो 32 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरावती, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित किया गया? बताओ भाई, कौन से वंश के राजाओं के समय, कौन से वंश के राजाओं के समय अमरावती का जो स्तूप है वो बनवाया गया था? आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। अमरावती का जो स्तूप है, स्तूप का मतलब होता है ढेर या थूहा, ढेर या थूहा कहा जाता है। और सन जो है उसी को स्तूप कहा गया, ढेर या तूफा। ठीक है, स्तूप का मतलब होता है क्या भाई? ढेर, ढेर या थूहा कहा जाता है किसको? स्तूप को। स्तूप को ढेर या थोहा भी कहा जाता है, कभी एग्जाम में आए तो याद रखना। ठीक है जी। और भाई देखिए, अमरावती का जो स्तूप है, देखो स्तूप जो बनने की शुरुआत हुई थी, स्तूप के जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं, वैसे तो आपको जो है हड़प्पा सभ्यता में भी स्तूप के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वे आपके आपके किसके वे कुषाण वंश के द्वारा बनवाए गए। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे पहले स्तूप बनवाने वाला शासक तो कौन था? तो अजातशत्रु के द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था गौतम बुद्ध के अवशेषों पर। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। लेकिन बात करें अमरावती का महास्तूप, तो ये सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया, सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। और इन लोगों ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये लोग शासन किया करते थे, सातवाहन वंश के शासक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। डाइमेकस जो एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भारत आया था? बताओ भाई, किसके दरबार में आया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आपका आया है। 2021 यूपी टीजीटी, 2021 में आपका आपका डीएसएसबी पीएचडी, वो सॉरी पीजीटी, इसके अलावा 2018 में आया, 2018 में फिर आया आपका यूपी पीसीएस, यूपी यूपीएससी एलटी में। ठीक है, इसके अलावा 2017 और 2002। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका जो है यूजीसी नेट में भी आया एक बार भाई, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बताओ भाई, किसके दरबार में भेजा गया था? डाइमेकस जो आया, डाइमेकस, इसके अलावा फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस ने भी एक आपका राजदूत भेजा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर डाइमेकस जो आया था आपका सीरिया से, ये आया था भाई कहां पर? बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। और ये अपने साथ क्या आया है? सूखी अंजीर और अंगूरी शराब लेकर आया था, जबकि एक दार्शनिक को ये लेकर नहीं आया था, दार्शनिक की भी मांग की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? बताओ भाई, अग्नि मंदिर कहां से मिला है? यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था कि अग्नि मंदिर की प्राप्ति भारत में कहां से मिला है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर कहां से हमको प्राप्त हुआ है? अग्नि मंदिर के बारे में आपको बताना भाई, अग्नि मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है, बता दो। है जी। देखो भाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहा जाता है किसको? मध्य एशिया वाले क्षेत्र को। बैक्टीरिया के क्षेत्र से एक मंदिर की प्राप्ति हुई, अग्नि मंदिर की, जो सुर्ख कोतल के नाम से जाना गया। सुर्ख कोतल से ये मंदिर प्राप्त हुआ है। कहां से है ये स्थान? ये स्थान बैक्टीरिया में है भाई। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, बैक्टीरिया जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, यहाँ से सूर्य मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सूर्य मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्यकाल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता है? यानी कि सन्निधाता किसको कहा जाता है? कुल मिलाकर सन्निधाता मौर्यकाल में किसको कहा गया है या किसके लिए प्रयोग किया गया है? सन्निधाता शब्द का जो प्रयोग हुआ है, देखो सन्निधाता होता था आपका जो सरकारी खजाना होता था उसका प्रमुख, यानी कि कोषागार और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी, राजकोष, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक इसको कहा जा सकता है। तो इसी को कहा जाता था भाई क्या? सन्निधाता। इसी को सन्निधाता के नाम से जाना गया है।
ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भाई क्या, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है। रोमा यानी कि रोमा मतलब रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित यानी कि चित्र अंकित किया गया है। तो रोमन देवी कौन सी थी, जिसका नाम था भाई रोमा। तो रोमा जो है किसके शासकों, कौन सा वो शासक था जिसके सिक्कों पर रोमन या रोमा देवी की आकृति प्राप्त होती है। देखो भाई रो रोमा जो देवी थी वो आपकी एक शासक थे आपके हुविस्क। हुविस्क जो शासक थे ये कनिष्क के बाद शासक बने थे, और इनके अगर वंश की बात करूं तो कुषाण वंश से ये संबंधित थे। कुषाण वंश से ये संबंधित थे, कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है जी। तो इनके सिक्कों पर हुविस्क प्रथम के सिक्कों पर क्या मिलता है, रोमा की जानकारी प्राप्त होती है। कुजुल कडफिसिस की बात करें तो ये भी आपका प्रारंभिक कुषाण वंश का प्रारंभिक शासक था। कनिष्क के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, ये आपका कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक था। इसी के दरबार में इसी के समय कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध बैठक का आयोजन किया गया था, कनिष्क के समय। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हुविस्क से ही संबंधित है। हुविस्क के सिक्कों पर आहुर माजदा देवता का संबंध था। बताओ कौन से देश से ये संबंधित है देवता। ये जो देवता था कौन से देश से संबंधित था, कौन से देश से संबंधित था, जिस देवता को कहा गया क्या भाई, आहुर माजदा। आहुर माजदा जो है ये एक पारसी देवता थे, पारसी देवता थे। तो इनको पारसी देवता माना गया भाई, क्या माना गया, पारसी देवता माना गया। ठीक है, यूनानी देवता नहीं माना गया, ना ही भारतीय देवता थे इस प्रकार के कोई, और ना ही मिस्र के देवता थे। तो ये कौन थे भाई, पारसी देवता हुआ करते थे। है जी हुविस्क। हुविस्क को मैंने आपको बताया कि कुषाण वंश का राजा था, और ये कनिष्क के बाद इसके काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। कनिष्क के बाद इसके काल की हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बताओ भाई चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में किया गया है, वायु पुराण में किया गया है, या महावंश टीका में किया गया है, या दीपवंश में, या इसके अलावा अर्थशास्त्र में। बताओ कौन सी पुस्तक में इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है, कौन सी पुस्तक में इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखो भाई बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसको कहा गया है क्या, महावंश टीका। महावंश टीका, महावंश टीका जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। इसके अलावा दीपवंश भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है जो कौटिल्य की पुस्तक है। वायु पुराण जो है हमारे, इनसे पुराणों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन है उसकी जानकारी हमको महावंश टीका से प्राप्त होती है, महावंश टीका से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कण्व वंश जो है आपका, जो किसके बाद आया, ठीक है, ये मौर्य वंश के बाद आए थे भाई ये वंश, ठीक है। कण्व वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश, ये सारे के सारे जो वंश आए, ये पहलव वंश, ये सब मौर्य काल के बाद के काल हैं, ठीक है, बाद के वंश माने जाते हैं। निम्नांकित शासकों पर विचार कीजिए, उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। वैसे तो देखो कण्व वंश के बारे में ज्यादा हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती। कण्व वंश के बारे में आप जो है 2-3 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन आपका अवशेषों से जो हमें जानकारी मिली है कि भाई आपका जो है इनका काल कर्मानुसार किस प्रकार से होगा, है जी, काल कर्मानुसार किस प्रकार से होगा। तो इनका देखिए कालक्रम की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे अंतिम शासक कौन थे, ठीक है जी, कण्व वंश के अगर बात करें शासक की, सबसे अंतिम शासक कौन रहे, तो देखो इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई, वासुदेव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा भाई, वासुदेव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। कण्व वंश की जो स्थापना की गई वो वासुदेव के द्वारा की गई। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका कौन माना जाता है, देवभूति माना जाता है, ठीक है। तो कण्व वंश की स्थापना किसने, वासुदेव के द्वारा की गई। वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की, वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की। और इस वंश का अंतिम जो शासक माना जाता है, सबसे अंतिम जो शासक माना जाता है वो माना जाता है भाई कौन, वासु क्या नाम उसका, देवभूति। देवभूति इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। देवभूति इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका कौन आएगा, वासुदेव आ जाएंगे। वासुदेव के बाद जो शासक बने हुए बने थे आपके भूमिमित्र। भूमिमित्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नारायण की जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे लास्ट में कह सकते हैं आप सुशर्मन जो है इस वंश के शासक थे। तो बी, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देवभूति वैसे इस वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है ओएसओ प्रकार की मुद्रा किसने चलाई। बताओ भाई ओएसओ प्रकार की जो मुद्रा थी, ओएसओ प्रकार की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी, किसके द्वारा इस प्रकार की मुद्रा को जारी किया गया था। ओएसओ जो मुद्रा थी ये आपकी देखो भाई एक आपकी पारसिक
पारसिक अग्निदेव हुआ करते थे, पारसिक अग्निदेव हुआ करते थे, उनकी आकृति जिस सिक्के पर, जिस मुद्रा पर अंकित की गई, उसी को कहा गया क्या? ओएसओ। उसी को ओएसओ मुद्रा कहा गया, उसी को ओएसओ मुद्रा कहा गया। और ये मुद्रा जो चलाई गई थी कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी, कनिष्क के द्वारा इस प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हैं? यूजीसी असिस्टेंट, सॉरी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया है। रबतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, जहां नाना देवी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। ठीक है जी, वह अधिकारी कौन था? बताओ कौन से अधिकारी को यह आदेश दिया गया था कि आपको जो है, आपको एक मंदिर का निर्माण करना है? कौन सा वो अधिकारी था कनिष्क का, जिसने कनिष्क जिसको कनिष्क ने आदेश दिया था, कनिष्क ने आदेश दिया था। ठीक है जी, तो इस बात की जानकारी मिलती है हमको भाई, रबतक अभिलेख जो है, रबतक अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि सफर नामक एक अधिकारी हुआ करता था कनिष्क के दरबार में, और इसी को आदेश दिया गया था क्या? एक मंदिर बनवाने का, जिसमें नाना देवी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जानी थी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति, गज मतलब हाथी की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख अंकित है? बताओ भाई, गजतमे अभिलेख जो है कौन सा है? कौन सा है? कौन से अभिलेख पर, कौन से अभिलेख पर, कौन से अभिलेख के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर, सबसे ऊपर जो है गज की आकृति। देखो वैसे तो ज्यादातर शेरों की आकृति बनवाई गई है, शेर की आकृति बनी हुई है, लेकिन गज की, हाथी की आकृति कौन से अभिलेख पर बनी है? भाई कालसी अभिलेख जो प्राप्त हुआ है आपका, कालसी जो अभिलेख है, कालसी अभिलेख में आपको इस बात की जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख की बात करूं तो ये आपका कहां पर? गुजरात में है। धौली की बात करें तो ये राजस्थान और एमपी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? कौन सा? बताओ भाई, कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? बलिवर्द शैली में कौन सा अभिलेख लिखा हुआ? भाई अशोक का अभिलेख है, सारे अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के ही सारे के सारे अभिलेख हैं। और बताओ भाई कौन से अभिलेख पर बलिवर्द शैली का प्रयोग किया गया है? देखिए बलिवर्द शैली का प्रयोग किस पे हुआ है, ये आपको बताना भाई। ठीक है, बताओ फटाफट, बलिवर्द शैली का प्रयोग किस पर हुआ है? बलिवर्द मतलब कि एक बैल को उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, उसके ऊपर बैल को दर्शाया गया है, उसी को बलिवर्द शैली कहा गया है। बैल को दर्शाया गया है और बैल के खेत को भी उसमें दर्शाया गया है, बैल खेत को जोतते हुए। ठीक है, तो उसको बलिवर्द कहा गया है। देखो भाई, एरागुड़ी अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, एरागुड़ी जो अभिलेख है, इस अभिलेख में इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है, जो अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, एरागुड़ी अभिलेख। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी शासक ने कवि सीए नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? किस यूनानी शासक ने कवि सीए नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था? ये आपको इसमें बताना है। तो बताओ फटाफट, कौन सा वो शासक था? कौन सा वो शासक था? देखो भाई, ये सारे के सारे जो शासक दिए गए हैं, ये यूनानी शासक है, हिंद यूनानी शासक है। तो इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में आपका सही रहेगा, और वो शासक था भाई आपका यूक्रेटाइडीज के द्वारा जो है इस देवता का उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया गया है। कौन से देवता हुआ भाई? ठीक है, कवि सीए नगर देवता, कवि सीए नगर देवता का उल्लेख यूनान यह है, यूनानी यूनानी शासक था, इसी के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त होती, इसके सिक्कों पर जो है इस देवता की आकृति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट में, उसमें तो अभिलेखों से, शिलालेखों से, या कोई आकृति वगैरह मिली है या प्रशासन मिला है, उससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। राजाओं के बारे में क्वेश्चन कम पूछता है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला, कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है? बताओ भाई, कुषाण वंश के समय जो वंशावली थी, राजाओं की काल की जानकारी है, वो कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? बताओ भाई, कौन से अभिलेख से प्राप्त होगी? है जी, तो कौन से अभिलेख से प्राप्त होगी? मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक आपका अभिलेख था जो कनिष्क के द्वारा लिखवाया गया, रबतक लेख में हमको जो है कुषाण वंश के राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न में से किसने करवाया? बताओ भाई, पहली बार जो है लेख लिखवाना, सिक्कों पर लेख लिखवाना और चित्र की आकृति बनवाने
की शुरुआत जो करवाई गई थी वो किन शासकों के द्वारा करवाई गई थी? कौन से शासकों के द्वारा इस बात की शुरुआत करवाई गई या इस प्रथा का प्रचलन करवाया गया कि भारत में सिक्कों और चित्रों सॉरी भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन किन्होंने करवाया था? है जी, मौर्य वंश के शासकों ने करवाया, इंडोसिथियन के द्वारा करवाया गया, या फिर आपका सी में दिया गया इंडो ग्रीक के द्वारा, या फिर कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। तो बताओ भाई किसने करवाया था? देखो भाई, भारत में आए थे हिंद यूनानी शासक जिनको इंडो ग्रीक शासक कहा गया। हिंद यूनानी शासक जिनको इंडो ग्रीक शासक कहा गया, इन्हीं के द्वारा पहली बार सिक्कों पर चित्र और लेख लिखवाने की शुरुआत की गई, तिथियां वगैरह लिखवाने की शुरुआत की गई, राजाओं के नाम लिखवाने की शुरुआत की गई। इनके द्वारा इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। तो इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट 2021 में आया है आपका। ठीक है जी, ये आपका कब आया था भाई? यूजीसी नेट 2020-21 का जो एग्जाम हुआ उसमें आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नांकित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? बताओ भाई, कौन भारतीय राज्य के 7 अंगों में जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है अर्थशास्त्र में, सप्तांग जो सिद्धांत दिया गया है अर्थशास्त्र में, उसके अनुसार कौन कौन इसमें शामिल होंगे? सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र पुस्तक में दिया गया है, इसके अनुसार कौन कौन ऐसे थे जो सप्तांग सिद्धांत में शामिल थे? कुल मिलाकर ये बताना कि कौन सप्तांग सिद्धांत में शामिल थे, ये आपको इसमें बताना। भाई सप्तांग सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके कौन कौन शामिल थे देख लेते हैं भाई। इसमें आपके शामिल थे कौन भाई? स्वामी हुआ करते थे, यानी कि राजा हुआ करता था। अमात्य यानी कि मंत्री हुआ करते थे। जनपद का भी उल्लेख उसमें किया गया है, लेकिन युवराज का उल्लेख उसमें नहीं हुआ है। युवराज का उल्लेख नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन जिसमें रहेगा वो गलत होगा। है जी, ये भी गलत है। तो एबीसी सही रहेगा भाई, एबीसी। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आज का 25वां क्वेश्चन है, तो देखिएगा भाई, सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहाँ पर पाया गया है? बताओ भाई, सम्राट अशोक का 7वां लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 7वां जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है हमको, वो कहाँ से मिला है, ये आपको इसमें बताना है। 7वां जो शिलालेख है वो कहाँ से मिला भाई? 7वां शिलालेख, देखिए 7वां शिलालेख था आपका कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को ही 7वां शिलालेख कहा गया है, 7वां शिलालेख माना गया है। 7वां शिलालेख या 7वां स्तंभ लेख माना गया किसको? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख वर्तमान में कहाँ पर है भाई? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। और ये टोपरा अंबाला से प्राप्त हुआ था, अंबाला से प्राप्त हुआ था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की भी बात करूं तो ये भी दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन दोनों को स्थापित करवाया गया था। सारनाथ स्तंभ आपका वाराणसी सारनाथ में, या लोरिया और राजनंदन ये आपका बिहार से प्राप्त हुआ था भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज का वो है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण स्वरूप क्या हैं? भाई कहाँ से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के अनुयायी थे या भद्रबाहु से जुड़े हुए थे? इस बात की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? किन से प्राप्त होती है? सिक्कों से मिलती है, या पुरालेख विद्या से प्राप्त होती है, चीनी साक्ष्यों से मिलती है, या फिर प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति विद्या साक्ष्यों से इस बात की जानकारी मिलती है? तो कहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है, ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है, ये आपको इसमें बताना। देखिए भाई, ठीक है, भद्रबाहु के अनुयायी ही आपके क्या कहलाए? आपके दिगंबर कहलाए, दिगंबर कहलाए। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली जैन बैठक का पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। तो इस बात की जानकारी जो मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण जो है भद्रबाहु से वे मिले हमको भाई पुरालेख विद्या साक्ष्य में। पुरालेख विद्या साक्ष्य से इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है। ना तो चीनी साक्ष्य है, ना ही प्राचीन मूर्ति विद्या साक्ष्य है, और ना ही सिक्कों से इस बात की जानकारी मिलती है। तो पुरालेख विद्या साक्ष्य जो है उनसे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि भद्रबाहु के समय लगभग ऐसा कहा जाता है कि 300 से 298 बीसी, 300 से 298 बीसी, कहीं कहीं बुकों में आपको 298 मिल जाएगा भाई, कहीं पे 300 बीसी मिल जाएगा। ये बीसी है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व है जी। इस काल में सबसे पहले जो है क्या हुआ, वो जैन धर्म की पहली बैठक हुई। कहां पर भाई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता इसकी भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, और इसी बैठक में जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर जो कहलाए वे स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए, दिगंबर कहलाए भद्रबाहु के अनुयायी। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर दक्षिण भारत चला गया था भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला में। और श्रवणबेल गोला में ही 298 बीसी में चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है भाई, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित
एस्टीनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? एस्टीनोमोई अधिकारी किसको कहा जाता था, ये कुल मिलाकर आपको इसमें बताना भाई। एस्टीनिमो अधिकारी जो होता था वो इंडिका पुस्तक के अनुसार नगर का प्रमुख हुआ करता था या नगर का अधिकारी हुआ करता था, उसको नगर का अधिकारी कहा गया, नगर का प्रमुख कहा गया। किस पुस्तक में भाई? इंडिका पुस्तक में। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भाई, ठीक है। इसके बाद मौर्य काल में समाहर्ता, बताओ भाई समाहर्ता का क्या अर्थ था? समाहर्ता किसको कहा जाता था? मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा गया है, ये आपको इसमें बताना भाई। देखो समाहर्ता जो हुआ करता था वो कर को संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। कर को प्राप्त करने वाला या कर संग्रह करने वाला अधिकारी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर इसमें कह सकते हैं कि जो ना आंकलन और संग्रहण संग्रहण का प्रभारी अधिकारी हुआ करता था। आंकलन यानी कि जांच करना, निरीक्षण करना, इसके अलावा संग्रह मतलब कि जो है आपका कर एकत्रित करने वाला अधिकारी इसको कहा जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका क्या? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो कौन सा है वो देखते हैं भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? यानी कि कौन सा वो जिला था, कौन सा वो अधिकारी था जो अपने प्रांत के जो उसका प्रांत हुआ करता था वहां का संग्रह मतलब के कर को एकत्रित किया करता था। बताओ भाई कौन सा अधिकारी था? अभी बताया मैंने आपको कि समाहर्ता जो था, समाहर्ता ये एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था, राजस्व अधिकारी हुआ करता था। और ये अपने प्रांत का, अपने जिले का, अपने क्षेत्र का कर जो है ये ये एकत्रित किया करता था। तो कर को इकट्ठा किया करता था कौन भाई? समाहर्ता। समाहर्ता जो था ये एक कर संग्रह अधिकारी यानी कि कह सकते हैं इनकम टैक्स अधिकारी इसको कहा जा सकता है आज की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा भाई इस क्लास का। आज का ये मौर्य काल से संबंधित ये आपकी पहली क्लास है। मौर्य काल से संबंधित ये आपकी पहली क्लास है और लगभग आपकी इसमें आपकी 8 से 10 क्लासें जो है मौर्य काल से संबंधित रहेगी। यानी कुल मिलाकर आपके 200 से 300 क्वेश्चन में आपको मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के कराने वाला हूं। तो लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन है? बताओ भाई अशोक का वह स्तंभ लेख जो सबसे प्राचीन है, अशोक का वह स्तंभ लेख जो सबसे प्राचीन है। देखो भाई एक अभिलेख के बारे में आपको जानकारी होगी, रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख जो है आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और इसी से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 10वें शासन अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। और इसी से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी या लुम्बिनी या कपिलवस्तु की यात्रा की थी और कपिलवस्तु के कुछ क्षेत्रों का कर मुक्त कर दिया था, कुछ क्षेत्रों को कर मुक्त कर दिया था या कर को कम कर दिया था, ठीक है। कुछ अभिलेखों में, कुछ पुस्तकों में दिया गया कि कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, कुछ में कहा गया है कि कर को कुछ कम कर दिया गया था, कर की दर कम कर दी गई थी। तो रुम्मनदेही अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है और रुम्मनदेही अभिलेख ही अशोक का सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। जो उपरोक्त दिए गए हैं, उपरोक्त आपके 4 जो आपके दिए गए हैं, रामपुरवा दिया गया है, इसके अलावा आपका कोई जो है रामपुरवा स्तंभ जो है वर्षभ शीर्ष वाला दिया गया है और शेर के शीर्ष वाला दिया गया है, इसके अलावा लोरिया नंदनगढ़ दिया गया। तो इन सब में जो है रुम्मनदेही जो स्तंभ लेख है वो सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार। और पीडीएफ ये आपको जो प्राप्त होगी वो होगी आपकी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त। संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।